हेलो एवरीवन, आप सभी को आकाश का नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजिस क्लब पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी अपन सोल्व करते जाएंगे। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 11th के लिए भी हमने फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है फिजिक्स के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उन वीडियोस के मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस इन फ्री क्रैश कोर्स का बेनिफिट मिलता रहे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज के वीडियो सेशन में हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर करेंगे, जिसमें आज का जो वीडियो सेशन है इसमें सिर्फ अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के इंट्रोडक्शन को। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले अपन थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हैं। तो हमारे क्लास 12th के अंदर जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो काफ़ी वाइड है, कि मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करती है क्लास 12th में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है। रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ चार्ज रहता है और उस रुके हुए चार्ज के ऊपर अपन इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस और वहाँ पर क्या फील्ड क्रिएट होता है, तो उन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। और यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इसी तरीके से अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तब वहाँ पर जो पहले चार्ज लग रहे होते हैं, पहले जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं और फील्ड भी चेंज हो जाती है। तो जब चार्ज मोशन में रहता है तब अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रांच के अंदर उसकी स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे और मोशन की वजह से वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को अपन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी डीसी और भी अपन बहुत सी चीज़ों को अपन स्टडी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम डील करते हैं चार्ज के साथ। तो यहाँ पर अपने जो क्लास 12th में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हैं, बाकी 8 चैप्टर तक इलेक्ट्रोडायनामिक के चैप्टर हैं। तो अपन इनको स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई भी आपको डाउट है या क्वायरीज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट हमारे से। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को, इस लेसन को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले अपन को कुछ एग्जाम्पल्स को समझना होगा। देखते हैं कि जब अपन कंघी से बाल संवारते हैं इस तरीके से, तो जब कंघी से बाल संवारते हैं तब संवारने के बाद में अगर उसी कोम्ब को, उसी कंघी को अगर अपन हाथ के रोम के पास से लेकर जाते हैं तब हमारे रोम उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल अपन ने काफ़ी बार देखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो उस कोम्ब को अगर अपन छोटे छोटे पेपर पीस के पास लेके जाते हैं तो पेपर पीस भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये हमारे को एक अट्रैक्शन दिखता है वहाँ पर। तो ये हमारे को एक नेचुरल फिनोमिना दिखा। तो इस नेचुरल फिनोमिना को जब अपन ने जानने की कोशिश की तो इसके पीछे रीज़न निकलता है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को अपन डिस्कस करते हैं कि अपने पास बैलून है। अगर उस बैलून को अपन
वॉल के पास में लेके जा रहे हैं, दीवार के पास लेके जा रहे हैं, तो दीवार के पास जैसे ही लेके जाएंगे तब उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्शन होता है। तो कुछ अपन हमारे को कोई भी फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। और अगर हमने उसी बैलून को हमारे हेयर से रब किया या फिर किसी पेपर पीस पे रब करते हैं और फिर अपन क्लॉथ के ऊपर अपन रब करते हैं, फिर अपन उसको वॉल के पास में लेके जाते हैं, तो हमारे को वहाँ पर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। जो बलून है वो दीवार के साथ अटैच हो जाता है। और अगर बात करें दोनों बैलून की, तो दो बैलून लेते हैं, अगर उनको रब करके फिर एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके पीछे भी अगर रीज़न अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। और एक और अपन देखते हैं कि हमारे पास रबर रोड है, उसको अपने रब किया फर के साथ में, तो यहाँ पर फर के साथ में रब करते हैं तब भी हमारे को वही फिनोमिना देखने को मिलता है। हमारी जो रबर रोड होती है वो चार्ज हो जाती है और वहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्सन का एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं। तो अपन समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से रोल प्ले करता है इन सभी फिनोमिनाज के अंदर। तो सबसे पहले अपन समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या फिर यूं कह सकते हैं मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जो उस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट करवाती है या फिर एक्सपीरियंस करवाती है। फोर्स को समझते हैं अपन इस चीज़ को कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि जब प्रोटॉन को हम पास में लेके आते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन को हम पास में लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। या फिर अपन इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों जो चार्ज हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो यहाँ से इस वजह से सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। और अगर अपन देखते हैं कि अपन एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट फोर्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में लग रहा होता है ये रिपल्सिव नेचर का होता है, एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं। और बात करें अपन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बनाए रखते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसके पीछे भी क्या रीज़न है? इनके पीछे भी एक चार्ज का रीज़न है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही इनके ऊपर होता है। तो समझते हैं आगे। देखो, जिस तरीके से कोई भी मैटर होता है उस मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और मास को अपन ने किस तरह से डिफाइन किया है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं मैटर का मास। कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल है उसके मास को अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसको अपन एक रीज़न के साथ में डिफाइन नहीं कर सकते। इसका रीज़न जो है आज तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, न ही चार्ज को कोई किसी ने फाइंड आउट किया है कि चार्ज क्यों बना। इसको आज तक कभी किसी ने ड्राइव नहीं किया इस चीज़ को। सिर्फ इसको पढ़ते आए हैं, इसको यूज़ में लेते आए हैं अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में। जितने भी अपने यूजेज हैं उनके अंदर इनको यूज़ किया है, बट आज तक किसी ने ये डिफाइन नहीं किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बना। ओके, तो इसी तरीके से जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वैसे ही एक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं चार्ज। तो चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितनी वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज की? तो यहाँ पर होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम।
और अगर इसी साथ ही अपन बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बट दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू यहाँ पर होती है नेगेटिव के अंदर, और प्रोटॉन है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर। तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है ये सेम रहता है, बट यहाँ पर जो इनका नेचर है वो ऑपोजिट होता है, एक पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है। तो इस तरीके से अपन चार्ज को देखते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर ले जाके रखते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज को अपन, तो वहाँ पर वो चार्ज एक फोर्स फील करता है, और इसी की वजह से जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो फोर्स उसी फोर्स को फील करते हैं तो वो भी उसके पीछे रीज़न होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब अगर सिमिलर नेचर के हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, और अगर वो ऑपोजिट नेचर के हैं दोनों, तो यहाँ पर अट्रैक्शन उनके बीच में लगता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यों से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं। वो अपन ने एटम के स्ट्रक्चर से पता किया, तो अपन आगे बढ़ते हुए एटम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में। यहाँ पर क्या होता है कि एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम होता है कि एक अनडिविजिबल पार्टिकल जिसको अपन और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस पार्टिकल को लेते हैं। तो उस पार्टिकल के अंदर भी तीन तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए होते हैं। तो देखते हैं, जो सेंटर में पार्ट होता है एटम के उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन होता है और होते हैं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर ऑर्बिट के अंदर होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा भी हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटॉन जो है इसके पास चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो कंप्लीट न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और ऑर्बिट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनको अपन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उनके पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन जो हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। अदरवाइज़ ये बाहर भी निकल सकता है अगर इसके पास अगर फोर्स नहीं होता तो। अब देखिए ज़रा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन बाहर निकल के क्यों नहीं आता इलेक्ट्रॉन के पास में। तो इस तरीके से भी अपन जब सोचते हैं तब हमारे पास एक और फोर्स निकल के आता है। अच्छा, ये जो चार्ज हैं उन चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको बोलते हैं अपन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है।
दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर इनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है। और बड़ा कितना होता है? ये 100 टाइम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो देखते हैं कि जब ये इसका अमाउंट, जहाँ पर ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स का अमाउंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटॉन को ये बाइंड करके रखता है, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से। और ये जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स लगा हुआ है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जब अपन एटम्स को स्टडी किया, एटम के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर हमारे को दो पार्टिकल्स मिले जिससे अपन ने चार्ज को डिफाइन कर लिया कि ऑर्बिट के अंदर एक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से एटम की स्टडी अपन करते हैं। बात करते हैं एटम के ऊपर किस तरीके का चार्ज होता है। तो एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है न्यूट्रल, समझते हैं अपन। कि देखिए कि हमारे पास एटम है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एटम के अंदर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी 3 ही है। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोटॉन है। तो कोई भी हमारे पास स्टेबल एटम होता है, उस स्टेबल एटम के अंदर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर एक जैसा रहता है, सेम रहता है। इस वजह से जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से जब मिलते हैं, तब वो न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल बन के आएगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो इस वजह से हमारे पास कोई भी स्टेबल एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल स्टेट के अंदर ही हमारे को मिलता है। अब उसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, बट जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो सेम रहता है। ओके। तो बात करते हैं अपन कि किस तरीके से चार्ज एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट दिखाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अगर दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, एक जैसे हैं दोनों चार्ज, तो उनके बीच में यहाँ पर क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। मतलब एक दूसरे को वो दूर धकेलते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर बात करें यहाँ पर ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं, यहाँ पर अनलाइक चार्ज हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। और यही अगर बात करें साथ के साथ कि न्यूट्रल पार्टिकल ये क्या करते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल कुछ नहीं करते, जैसा है वैसे ही रहते हैं, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि दोनों के पास ही चार्ज नहीं है। ना इसके पास चार्ज है, ना ही इसके पास चार्ज है, तो ना ही कोई अट्रैक्शन लगता है, ना कोई रिपल्सन लगता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल के पास कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगता, कोई इफेक्ट हमारे को देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम चार्ज को स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूँ चार्ज आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स की बात करने से पहले कुछ अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि किन सब्सटेंस के अंदर कैसा चार्ज ट्रांसफ़र होता है जब हम अपन उनको रब करते हैं या फिर एनर्जी देते हैं। तो बात करते हैं, कोई भी मैटर है हमारे पास, कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर है, उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन
सेम होते हैं कि अगर अपन कोई भी यहाँ पर सब्सटेंस लेते हैं तो इन सब्सटेंस के पास में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होता है। दूसरा यहाँ पर पार्टिकल लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर इसके पास भी प्रोटॉन है और इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब अपन इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो हमारे को ना तो अट्रैक्शन देखने को मिलता है और ना ही रिपल्शन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। बट जब अपन ने इन दोनों को रब करते हैं एक दूसरे के साथ में, इस तरीके से रब करते हैं, तो रब करते हैं तब क्या होते हैं, रब फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रोटॉन इसके अंदर चला गया और इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से अब जो नई कंडीशन बन के आती है वो इस तरीके से आती है कि मैटर यहाँ पर है, इस मैटर के पास में यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन है, और इनके पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। तो अब यहाँ पर ये दोनों चार्ज अगर अब सब इन दोनों ऑब्जेक्ट को पास में लेके आते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखे हमने कि ग्लास रोड है यहाँ पर। वैसे तो दोनों के पास अगर फ्री स्टेट के अंदर देखते हैं तो कोई दोनों चार्ज होते हैं, बट अगर अपन रब करते हैं तो रब करने के बाद में जो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, यहाँ पर फर और वुलन क्लॉथ है, यहाँ पर उनके पास भी पॉजिटिव, नायलॉन, ड्राई हेयर अपने सूखे बाल होते हैं, उनके अंदर अगर अपन रब करते हैं तो जो चार्ज होता है वो बचता है इनके पास पॉजिटिव चार्ज। और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज बचता है इन सभी के अंदर। यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर है, एम्बर और रबर रोड है, प्लास्टिक शीट है, कोम्ब जो कंगा है हमारा उसके अंदर है। तो उन एग्जाम्पल्स को अपन जो देख रहे थे उनको एक बार फिर से देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो, अपन ने देखा कि कोम्ब जो था हमारे पास ये भी न्यूट्रल था और ड्राई हेयर थे ये भी न्यूट्रल थे। पर जब बाल संवारना स्टार्ट किया तब यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू कर दिए, और कोम्ब के अंदर यहाँ पर जो चार्ज बचता है यहाँ पर, तो वो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर जो बात करते हैं हेयर के पास में, तो हेयर के पास यहाँ पर जो चार्ज बचेगा वो कैसा बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो जैसे ही अपन फिर उस कंघी को अपने बालों के पास लेके जाते हैं या फिर अपने रोम के पास से लेके जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमारे को अट्रैक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हो चुके हैं और अब चार्ज अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अपन बैलून को लेते हैं, बैलून को स्टार्टिंग में लेके जाते हैं वॉल के पास में तो कोई अट्रैक्शन हमारे को देखने को नहीं मिलता है। फिर जब अपन उसी बैलून को हम रब करते हैं हमारे या तो बालों से या फिर किसी कॉटन क्लॉथ से, तब वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बैलून के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। ठीक है, और होते तो दोनों ही हैं, बट यहाँ पर जब उन दोनों बैलून को एक दूसरे के पास में लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और चार्जेस कुछ इस तरीके से होते हैं, जिस तरीके से अपने रब करना स्टार्ट किया तो दूसरी साइड में यहाँ पर, इस साइड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं एक साइड में। फिर अपन देखते हैं बैलून को, तो बैलून जब वॉल के पास में लेके जाते हैं थोड़ा घूम के, थोड़ा सा रोटेट करके फिर उसके साथ अटैच हो जाता है उनके बीच में। फिर यहाँ पर घूमने के बाद यहाँ पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी रबर रोड के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और फर के पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रब करने पर बचते हैं, और इन्हीं चार्ज की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फंक्शन, किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर के अंदर अपना रोल प्ले करता है। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने की। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन मेज़र करते हैं। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो यहाँ पर होती है कूलाम। कूलाम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसके अलावा CGS के अंदर अपन बात करते हैं तो 1 कूलाम इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹
ESU। ESU बोले तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पर स्टैटिक ब्रांच के अंदर अपन जब चार्ज रुका होता है उस टाइम पर अपन उसके चार्ज के वैल्यू की बात करते हैं, तब वो ESU में आता है। और बात करते हैं 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 टू दी पावर 1/10। यहाँ पर ये होता है मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मेज़र किया जाता है। इसके अलावा साइंटिस्ट आए थे अपने फैराडे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी एक यूनिट दी, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। 1 फैराडे के बराबर होते हैं इतने कूलम। तो इस तरीके से ये चार्ज की यूनिट है। इसके अलावा और जो यूनिट हैं वो माइक्रो कूलम है, जो 10⁻⁻6 होता है। इसके अलावा जो नैनो कूलम है 10⁻⁻9 और पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम होता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो सेशन का अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। इलेक्ट्रोस्कोप से हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपन पता करते हैं कि उसके पास चार्ज है या नहीं है, या तो वो चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। इस चीज़ को अपन यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, बट ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कि उसके पास कितना चार्ज है। बस अपन इतना सा अपन पता कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो चार्ज्ड है या नहीं है, उसको अपन इतना ही कर पाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ पर क्या होता है कि एक ये ग्लास का बना हुआ कंटेनर होता है, और अंदर यहाँ पर मेटल पेन लगा दिया जाता है, और मेटल पेन को कनेक्ट कर दिया जाता है मेटल रोड से नीचे, और फिर नीचे जा कर के यहाँ पर गोल्ड फॉइल लगा दी जाती हैं 2। यहाँ पर ये 2 गोल्ड फॉइल यहाँ पर लगा दी जाती हैं, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन एक लेके आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएंगे तो हमारे को एक फिनोमिना देखने को मिलता है कि ये जो गोल्ड फॉइल हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। इसका रीज़न समझते हैं कि देखिए कि यहाँ पर जो मेटल पेन है और यहाँ पर मेटल रोड लगी हुई है और यहाँ पर गोल्ड फॉइल है, ये सभी के सभी न्यूट्रल हैं। मतलब इनके पास चार्ज तो हैं, पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से यहाँ पर ये न्यूट्रल बने हुए हैं। जैसे ही अपन कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं और उस ऑब्जेक्ट के, मान लो कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास यहाँ पर जो भी लेके आ रहे हैं अपन, वो ऑब्जेक्ट भी कैसा है, न्यूट्रल ही है, तब यहाँ पर ना तो कोई चार्ज ट्रांसफ़र होंगे और न ही चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर हमारे को फिनोमिना देखने को मिलता है। इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं कि फिर यहाँ पर अपन लेके आते हैं कोई भी चार्ज बॉडी। मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी अपन लेके आए हैं। फिर देखो यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था अपन ने, मेटल पेन और मेटल रोड और गोल्ड फॉइल हैं, ये सभी के सभी न्यूट्रल थे। और जैसे ही अपन ने चार्ज बॉडी पास में लेके आए तो ये चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। और चार्ज जब जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो सा भी चार्ज होगा वो इसके अंदर जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर पास में लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर पहले से तो ये न्यूट्रल था, और जैसे ही अपन चार्ज बॉडी पास में लेके आए तो इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज जाएंगे दोनों के अंदर। तो इस फॉइल के अंदर भी नेगेटिव चार्ज और इस फॉइल के अंदर भी नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इससे हमारे को पता चलेगा कि हमारे पास जो अपन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास बॉडी है, चार्ज बॉडी, उससे अपन ये पता कर लेते हैं कि ये चार्ज बॉडी है। दूसरा अपन बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर लेके आएंगे तब भी अपन को यही सेम फिनोमिना देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले से ये जो हमारा सिस्टम है ये न्यूट्रल है, और जैसे अपन चार्ज बॉडी लेके आए हैं यहाँ पर तो चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेंगे। अब चार्ज ट्रांसफ़र होंगे तो दोनों एक
सेम नेचर के होंगे दोनों चार्ज, तो सेम नेचर के चार्ज यहाँ पर गोल्ड फॉइल के अंदर जाएंगे और फिर से हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप हमारे को हेल्प करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने में कि ये चार्ज बॉडी है या नहीं है। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रोस्कोप से स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको डिटेक्ट करते हैं कि चार्ज है या नहीं है। ओके, तो आज इस वीडियो सेशन को अपन यहीं तक ही करेंगे। अगले वीडियो सेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाता है, किन किन मेथड से उस किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज किया जाता है। रेगुलरली इस तरीके की वीडियो अपलोड होते रहेंगे और हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू अपन एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक भी कीजिए। सो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।